नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का, हमने सिलेबस का टॉपिक डिस्कशन किया हुआ है और आज हम इस सिलेबस के बाद हम लोग इकोनॉमी की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है, हिस्ट्री का चल रहा है। तो जो लोग नए हैं जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ देखिए। हम पेट की ओरिएंटेशन की बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में एसएससी जीडी का भी हो, वहाँ भी आपको पूरा सिलेबस ये आपका काम आएगा। ये किसी भी एग्जाम की बात करें, पुलिस की एग्जाम की, वहां भी काम आएगा, यानी कि आपको मजा आने वाला। आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हम इकोनॉमी का लेके आ रहे हैं। देखिए, समझना बहुत जरूरी हो जाती है अर्थव्यवस्था को। जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए, समस्या हमारे सामने ये है कि साहब समझ में नहीं आती है। इसीलिए हम इसको बहुत ही बिंदास तरीके से, अच्छे तरीके से पहला टॉपिक लेके आ रहे हैं, बैंकिंग। और क्योंकि जुड़ा हुआ एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको मजा आने वाला और समझ में पूरा आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप वीडियो के लास्ट तक रहते हैं तो आज इकोनॉमी का आपका एक टॉपिक तो क्लियर ही हो जाएगा। और मैं पहला टॉपिक लेके जा रहा हूं बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग से क्वेश्चन की संभावना फिक्स रहती है कि ये क्वेश्चन तो डाला ही जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम दरों के बारे में पूछ जाता है, रेट्स के बारे में पूछ जाता है। आपका डिफरेंट टाइप की जो रेट्स है, बैंक रेट हो गई, रेपो रेट हो गई, आपकी रिवर्स रेपो रेट, इनसे एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमें ध्यान रखना है कि कैसे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए बिंदास तरीके से शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बैंकिंग। तो बैंकिंग में सबसे पहले हमें ये समझना होगा, आरबीआई के बारे में अक्सर हम सुनते आ रहे हैं। किसके बारे में? आरबीआई के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक में सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे किसके किसके बारे में। मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारा एक टॉपिक आपका है बैंक। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे बैंक देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स की आपकी बैंक, जैसे आप देखते हैं एसबीआई बैंक हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी बैंक्स हैं, इनके बारे में देखेंगे। लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज आती है जरूरी, आरबीआई। आरबीआई कह सकते हो क्या है? बैंकों का बैंक है। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक के रूप में जानी जाती है वो आरबीआई है, यानी कि केंद्रीय बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है, या मुखिया है जो, या बैंकों के लिए जो गाइडलाइन तय करेंगे बैंक्स के लिए, वो कौन तय करता है? आरबीआई करता है। तो आरबीआई को अपन बिल्कुल समझेंगे। फिर इसके बाद देखो मॉनेटरी जो पॉलिसी है ना, मौद्रिक नीति, यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो यार इसको भी समझेंगे। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, ये हमारा बैंकिंग से रिलेटेड, मतलब ये चारों टॉपिक मिला करके बैंकिंग बनता है। आरबीआई उसका एक हिस्सा है। नेशनलाइज, इंदिरा गांधी के दौरान, शासन के दौरान 1969 में आपको पता है बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकें थी जिनका पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया, उन सबको देखेंगे क्या आधार था। फिर 80 में हमने फिर कुछ किया, फिर 93 में हमने सम्मर्ज किया। ये प्रक्रिया चलती रही और चलती रहती है समय समय के साथ में। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई। आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुई, इसके पहले गवर्नर कौन थे, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, आरबीआई काम कैसे करता है, इन सब के बारे में, और कैसे वो पूरे देश की बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है, इसके बारे में भी देखेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यार सबसे पहला क्वेश्चन एक हमारे दिमाग में उठता है, बैंक क्या है मेरे दोस्त? बैंक क्या है? अगर आपके पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन उठता है ना, बैंक क्या है? तो बैंक का बेसिक काम क्या है? मीडियम की तरह काम करता है। जैसे देखते हैं शादी होता है ना, शादी में पंडित जी का काम क्या होता है साहब? पंडित जी क्या करते हैं? माध्यम कर रहे हैं साहब, लड़के और लड़की को जोड़ने का काम कर रहे हैं साहब। तो बैंक भी उसी तरह मीडियम है और कुछ नहीं है साहब। ये जो बैंक है ना, उसी तरह का एक मीडियम है साहब। यहाँ पे बैंक का काम क्या है साहब? कुछ लोग होते हैं जिनके पास एक्सेस अमाउंट है। बैंक कुछ ऐसी कोई संस्था नहीं है, लेकिन ये सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या करती है साहब? सर्विस प्रोवाइड करती है साहब। क्या होता है? जिनके पास मनी है वो क्या करते हैं साहब? मनी यहाँ पे जमा कर देते हैं साहब, और उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ब्याज मिलता है। अब बैंक क्या करेगी? यहाँ पे उसी पैसे को उठा करके लोन में दे देती है साहब। क्या करती है साहब? लोन दे देती है साहब यहाँ पे, और उसी से क्या लेगी? जब लोन देगी तो यहाँ ब्याज लेती है, इंटरेस्ट लेती है। माना कि इनको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है मनी देने पे, इनको 8% पे उधार दे रही है, 2% की जो बचत हो रही है वो बैंक अपने खर्चे चला लेती है इससे। यही बैंक का काम है। बेसिक तौर पे समझ में आ रही होगी बैंक का मतलब क्या है। लेकिन इसके साथ साथ में बैंक का और भी कुछ रूल्स होते हैं। बैंक क्या है? जो आपका चेक इशू करता है, ठीक है। तो इन सब चीजों से रिलेटेड हम देखेंगे इनको, लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा आरबीआई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आरबीआई, और मजे के साथ पढ़िएगा, आपको पूरा टॉपिक क्लियर होके जाएगा। इकोनॉमी का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये गारंटी है कि आपको समझ में आएंगी चीजें। क्लियर? चलो देखिए आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई देखिए, बैंक अगर हम बात करें, भारत में सबसे पहले बैंक कब स्टैब्लिश की गई, तो वो अलग इतिहास है बैंकों का। 1783 में पहली बैंक भारत में स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। लेकिन हम इन सब में नहीं जाएंगे, ये हिस्ट्री का पोर्शन है, हमें आरबीआई समझना है। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में जरूरत पड़ी कि साहब बैंक, एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए जो सरकार के लिए वो काम करे, या सरकार की एक बैंक तो होनी चाहिए। और यही कारण है
कि साहब यहाँ पर स्थापना की बात की गई। किसकी बात की गई साहब? स्थापना की बात की गई। अब इसकी जो स्थापना की शुरुआत की बात की जाती है, सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर 1900 में, थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री देता हूँ आपको, चैन बनाता हूँ, मजा आ जाएगा और लिखते चलिएगा इनको। 1926 यानी कि 1926 में एक बनाया गया हिल्टन कमीशन। क्या बनाया गया? हिल्टन कमीशन। लिख लीजिएगा, हिल्टन आयोग। क्या बनाया गया? हिल्टन आयोग, हिल्टन कमीशन। हिल्टन कमीशन का काम था आरबीआई के बैंक के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करना कि कैसी होनी चाहिए, क्या इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। इसने अपनी रिपोर्ट क्या कर दी साहब? 1931 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। कब सबमिट की? रिपोर्ट इसने सबमिट कर दी। कब? 1931 में। कोई बात नहीं थी। हिल्टन आयोग ने जो रिपोर्ट में सबमिट किया, उसी के आधार पर 1934 यानी कि 1934 में एक एक्ट आया। क्या आया? एक्ट आया, और उसको कहा गया आरबीआई एक्ट। क्या कहा गया? आरबीआई एक्ट। जिसको नहीं पता फुल फॉर्म आरबीआई का, वो आरबीआई का फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे शायद उनको ना पता हो, बट मैं आशा करता हूं आपको पता होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका आरबीआई का फुल फॉर्म होता है साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक एक्ट आया, कब आया? 1934 से। आरबीआई एक्ट 1934 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1934। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ साहब? आरबीआई की स्थापना होती है। कब होती है मेरे दोस्त? 1935 में। एग्जैक्ट डेट अगर हम बात करेंगे तो 1 अप्रैल, इसको मैं लिख देता हूं बिल्कुल सही से, चलिए ठीक है। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल को है आपकी 1935, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट के तहत। कब आया था आरबीआई एक्ट? 1934 में आया था। आशा करते हैं ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस पहली बार किस कमीशन ने? हिल्टन कमीशन ने इसको स्टैब्लिश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1926 में इसको सौंपा गया काम था, 1931 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। कोई बात नहीं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आरबीआई की स्थापना हो गई साहब। अब स्थापना हो गई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है साहब। ये कैसी बैंक है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट, देश की सबसे सर्वोच्च बैंक कही जाएगी। आगे चलकर हम इस पर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। अब इसका मुख्यालय भी तो बनाया जाएगा, यानी कि हेडक्वार्टर भी तो होगा ना साहब इसका। क्या होगा? हेडक्वार्टर भी तो बनाया जाएगा। तो भैया हेडक्वार्टर क्या है इसका? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था 1935 में, जो हमने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया, इसकी स्थापना की मेरे दोस्त, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो हमने कलकत्ता बनाया। 1900, अंग्रेजों का टाइम पीरियड है ना साहब। अंग्रेज हमेशा अधिकतर समय कलकत्ता पे रहे, बाद में वो दिल्ली आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग का पूरा जो टाइम पीरियड है वो कलकत्ता, क्योंकि सबसे समृद्ध पैसे वाला देश कलकत्ता रहा है। चलिए, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया किसको? कलकत्ता को। किसको बनाया गया? कलकत्ता, यानी कि कोलकाता। देख लीजिएगा कलकत्ता, ठीक है। कब था? 1935। लेकिन बाद में लगा कि यार नहीं, इकोनॉमिक, आज देखो इकोनॉमिक कैपिटल किसे कहा जाता है इंडिया की? मुंबई को कहा जाता है इकोनॉमिक कैपिटल। तो इसको बाद में हमने क्या कर दिया? चेंज किया। और चेंज करने के बाद हमने इसकी कैपिटल क्या बना दी साहब? यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया साहब? मुंबई में बना दिया। कहाँ बना दिया? मुंबई में बना दिया। कब बनाया इसका हेडक्वार्टर? 1937 में। तो याद रखिएगा, 1935 में आरबीआई का हेडक्वार्टर जब उसकी स्थापना की गई तो कलकत्ता था, लेकिन 2 वर्ष के बाद हमने 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर चेंज कर दिया और उसका हेडक्वार्टर बना दिया कहाँ पे? 1937 में मुंबई को। चलो, ये भी हो गया समझ में। स्थापना कब हो रही है साहब? 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन अभी अब क्या? अंग्रेजों का टाइम पीरियड में। अब आपको पता है यार, अंग्रेजों ने भारत में शासन किया लगभग 250 वर्षों तक, लेकिन 15 अगस्त 1947 आज़ादी का वो दिन, कुछ ही दिनों में बस पहुंचने, संडे को आने वाला है आज़ादी का दिन। आज आपको पता है बुधवार है, यानी कि 3 दिन बाद आपका देश में फिर एक बार जश्न मनाया जाएगा आज़ादी का। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। अब आरबीआई का क्या किया जाएगा? राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। तो यहां पर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का क्या किया गया? नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन किया गया वो कब किया गया आपसे पूछा जाता है। एग्जैक्टली डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी। कब किया गया? 1 जनवरी 1949, यानी कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट हो रही है 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। बहुत आसान था।
ये भी हमने समझ लिया। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया, लेकिन जैसे आपने देखा होगा ना, आपका सेशन चलता है, क्या चलता है, आपका सेशन चलता है। तो सेशन जैसे होता है ना कि 2020 और 21 में 12th पास आउट हैं, इसी प्रकार आरबीआई का भी तो सत्र होता होगा। तो इसका जो सत्र है कह सकते हैं, वो जो है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो सत्र होता है वो भी याद रखिएगा, वो भी चलता है। और वो कब से कब माना जाता है, वो माना जाता है 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से 30 जून। कहां से कहां तक चलता है, 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। यानी कि 1 जुलाई से 30 जून में पूरा 1 साल ये जो है ये आरबीआई का सत्र माना जाता है, सेशन माना जाता है। क्या माना जाता है, सेशन माना जाता है। ठीक है, इसको हमने समझ लिया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी को हुआ, इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल को हुआ, लेकिन जो सत्र है वो 1 जुलाई से 30 आपका जून के बीच में माना जाता है। ये हमारा आरबीआई के बारे में हो गया। अब क्वेश्चन ये साहब कि जब आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ होगा 1935 में, तो इसके पहली बार कोई ना कोई अध्यक्ष बनाए गए होंगे, कोई ना कोई तो अध्यक्ष रहा ही होगा। साहब वो अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है। तो याद रखिएगा जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे ओशबर्न स्मिथ। कौन था, ओशबर्न स्मिथ। याद रखिएगा ओशबर्न, मैं लिख देता हूं ओशबर्न स्मिथ। ये क्या थे साहब, ये आरबीआई के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। ओशबर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 1934 बन गए होंगे, लेकिन पहली बार कोई ना कोई तो भारतीय भी गवर्नर बना होगा ना। जब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा पहले बार जो भारतीय गवर्नर जो बने, सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख। ये भी याद रखिएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं, सीडी देशमुख। यानी कि हम आपने ये देख लिया कि साहब आरबीआई के जो पहले गवर्नर कौन थे, वो थे आपके ओशबर्न स्मिथ। और उसके बाद हमने देखा कि पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो वो है सीडी देशमुख। अच्छा, इसके बाद जरा समझते हैं यार वर्तमान में आरबीआई गवर्नर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे अगर कुछ नहीं पूछेगा तो आपसे ये पूछ लेगा बताइए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये क्या है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। रघुराम राजन वगैरह रह चुके हैं, उर्जित पटेल रह चुके हैं आरबीआई के गवर्नर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है वो हैं शक्तिकांत दास हैं, और ये भारत के 25वें गवर्नर हैं। ये कौन से नंबर के हैं, ये वर्तमान में है ये 25वें गवर्नर है भारत के। 2018 में बने थे, तब से अभी भी उसी पद में बने हुए हैं। तो 2018 में बनने के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्तिकांत दास याद रखिएगा वर्तमान में गवर्नर भारत आरबीआई के हैं, और दूसरे नंबर किस नंबर के, 25वें गवर्नर हैं। पहले गवर्नर कौन थे, ओशबर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आरबीआई का बेसिक एक बैकग्राउंड खाका आपके दिमाग में तैयार हो गया होगा। आपके माइंड में आरबीआई के बेसिक फैक्ट, क्या आरबीआई एस्टैब्लिशमेंट कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में तो बैठी गई होंगी। अब क्या करते हैं, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आरबीआई और करता क्या है, आरबीआई का काम क्या है, ये भी तो अपन को पता होना चाहिए ना साहब। तो ये आपने नोट कर लिया है, नोट नहीं किया तो जरूर नोट करो, बिना नोट किए कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तो डायरेक्ट बोल सकता था, लेकिन मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि उससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपके माइंड में भी चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए आप लिख लिख के जरूर करें और नोट्स बनाते जाएं अपनी कॉपी में। ठीक है, नोट्स जरूर बनाएं आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा था फाइनेंशियल ईयर जो है, जैसे मैंने वहाँ पर बता दिया था लेखा वर्ष, वो 1 जुलाई से लेकर के, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के वही आपका 30 जून तक। आई थिंक जून का महीना 30 का ही होता है ना, हाँ ठीक है 30 का ही होता है। तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून जो होता है ये आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल कहा जाता है। अब आरबीआई काम कैसे करता है, कोई तो संस्था होगी तो उसका हेड होगा, ऐसे कुछ तो होता होगा ना। तो अभी मैंने देखा कि आरबीआई का एक गवर्नर होता है। क्या होता है, आरबीआई का एक गवर्नर होता है। ये आपने सुना था, बिल्कुल सही सुना आपने। तो एक गवर्नर हो गया, पहला कंडीशन। कितने गवर्निंग बॉडी जो है ना, ये गवर्निंग बॉडी में कितने लोग होते हैं, तो पहली कंडीशन तो एक गवर्नर हो गया। अच्छा, और कौन होता है, इसके बाद आरबीआई के 4 उप गवर्नर होते हैं। कैसे होते हैं, 4 उप गवर्नर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उप गवर्नर लिख लीजिए। यानी कि एक मेन गवर्नर होगा, इसके बाद 4 उप गवर्नर होंगे। और कौन होता है आरबीआई की बॉडी में, इसके बाद 4 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। जैसे एक मेन हेड ऑफिस हो गया, इसके बाद क्या होंगे, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने, याद रखिएगा, एक तो आपका ये हो गया गवर्नर, इसके बाद 4 और क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब कहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा मैं लिख दूंगा यहाँ पे, क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
कितने? 4। कहाँ कहाँ पर हैं? दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय है आपका कलकत्ता एंड चेन्नई, और क्या है? चेन्नई। ये आपके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्लियर? अच्छा, इसके साथ आपका अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा क्षेत्रीय कार्यालय हो गया। अब कितने लोग हो गए ये? इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो 2 लोग ऐसे होते हैं साहब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वित्त मंत्री की तरफ से चयनित किए जाते हैं, यानी कि नॉमिनेट किए जाते हैं। ये बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है जो आरबीआई की, इसमें 2 लोग ऐसे होते हैं जो कौन होते हैं साहब? वित्त मंत्री की तरफ के होते हैं। किसके? वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि कह सकते हो। वित्त मंत्रालय जो होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रतिनिधि, उसके प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, और इसके बाद 10 और क्या होंगे? 10 क्या होंगे? अन्य सदस्य। 10 क्या होंगे? अन्य सदस्य होते हैं आरबीआई के। इस प्रकार अगर हम टोटल सम अप कर दें तो टोटल कितना बनेगा जाकर के? टोटल बनेगा जाकर के 10 to 12 8 20 + 21, यानी कि जो आरबीआई की गवर्निंग बॉडी होती है उसमें आपके टोटल 21 सदस्य होंगे। और उसमें से कैसा होता है? एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं, 4 आपके क्षेत्रीय कार्यालय के गवर्नर होते हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय के गवर्नर हैं। ठीक है, इसके बाद 2 आपके वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं, 10 अन्य सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के कह सकते हैं आप 21 टोटल आपकी बॉडी में सदस्य होते हैं। इसका जो फाइनेंशियल ईयर है ये भी हमने देख लिया है, बहुत आसानी के साथ में हमने समझी चीजों को। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं आरबीआई के बारे में और क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले समझते हैं इसके बाद यार कि आरबीआई का काम क्या है। आरबीआई में अक्सर आप देखते हैं सिंबल होता है, एक शेर बना होता है, खजूर का पीछे पेड़ बना होता है, और भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? तो भैया ये आरबीआई जो है ना, इसका काम क्या क्या है, क्या करती है देश के लिए? तो पहली कंडीशन याद रखिएगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। अब कहते हो ये कौन सा नया वंडर आ गया? मुद्रा जो नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो जारी करने का काम करती है कौन? आरबीआई। देश में महंगाई बढ़ जाएगी, देश में लिक्विडिटी यानी कि तरलता अगर बढ़ने लगती है मार्केट में, तो इन सबको कंट्रोल करने का, जो आपकी दर होती है अगर बढ़ रही है, मंदी का दौर आ रहा है, इन सबको हैंडल करने के लिए आरबीआई के पास एक पॉलिसी है जिसको कहा जाता है मुद्रा नीति, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, मौद्रिक नीति कहा जाता है। इसको आगे समझेंगे हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता? सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो आपको याद रखना है वो है आरबीआई के पास, यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पे मुद्रा से संबंधित, मनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है। मनी इवन की जो पैसा छापने का काम कौन छापता है? पैसा आरबीआई तो पैसा छाप रही है साहब, केवल 1 रुपए की नोट को छोड़ करके। 1 रुपए का जो नोट होता है वो आपका वित्त मंत्रालय छापता है, इसलिए वहां पर वित्त मंत्री के साइन होते हैं, लेकिन ये आपके वित्त सचिव के, नोट मंत्री के, वित्त सचिव के होते हैं। लेकिन ये आपका बाकी जितने भी नोट होंगे, पैसे होंगे, सब मुद्रा का काम छापने कौन होगा? आरबीआई करेगा। तो साहब उसको रेगुलेट करने का भी काम किसके पास होगा? आरबीआई के पास होगा। कैसे चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं। आरबीआई को सरकार का बैंक भी कहा जाता है। सरकार को कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे आपने देखा होगा कोरोना टाइम पीरियड में बड़ा संकट आ गया था, उससे पहले एक बार ऐसी कंडीशन आई, सरकार ने आरबीआई से 1.76 लाख करोड़, कितना साहब? लाख करोड़, इतना रुपए लिया, इतना साहब रुपए लिया इन्होंने, किससे? आरबीआई से साहब। ये तो कहीं ना कहीं आपको जब सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो साहब किससे लेगी? बैंक से लेगी। लेकिन कौन सी बैंक होगी वो आरबीआई बैंक होती है साहब। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताया करो, वीडियो को लाइक भी करो और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करो। जब आप लोग प्रचार करोगे तभी मुझे भी मजा आएगा, हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अभी क्योंकि उतना ये एक्सपैंड नहीं हो पा रहा चीज़ों का, देखते हैं कि आप लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। बस थोड़ा सा वीडियो को आप लोग भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प करें, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉइंट की। टाइम मैं उसे ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ना करता हूँ, इसलिए सीधे मुद्दे की बात करूँगा और कंटेंट आपको सॉलिड दूंगा, फालतू कोई कंटेंट नहीं दूंगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? बैंकों का बैंक, यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी बैंक्स होंगी उन सभी बैंक का जो लीडिंग बैंक होता है वो आरबीआई होता है। यानी कि जो आरबीआई है वो सभी बैंकों को क्या करता है साहब? लीड करता है, हेड होता है। कोई भी पॉलिसी किसी बैंक में चेंज करने का काम होगी, या कह सकते हो जो भी गाइडलाइन जारी करेगा सभी बैंकों के लिए कौन करेगा? आरबीआई करेगा। और बैंकों को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मानेंगे, अपने मन से कुछ भी कहेंगे साहब, नहीं, आरबीआई को सभी गाइडलाइंस माननी पड़ती हैं।
ठीक है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि सरकार को विदेशों से बैंक लेना पड़ता है, यानी कि चाहे डब्ल्यू बैंक से, वर्ल्ड बैंक की बात करें, ठीक है, WB वर्ल्ड बैंक की बात करें, IMF से बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बात करें, जब आपको किसी देश से बैंक से लोन लेना पड़ता है तो कौन लेता है लोन? सरकार लेती तो है, लेकिन सरकार डायरेक्ट नहीं लेती, सरकार लेती है RBI के माध्यम से, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं विदेश में कमा रहे हैं, डॉलर ने कमाई साहब, उनको जब इंडिया में आएंगे उनको रुपए देना है, तो जो विदेशी मुद्रा है यानी कि फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं विदेशी मुद्रा, उसका जो रेगुलेशन चेंज करने का काम है, विनिमय करने का काम है, वो कौन करता है? वो RBI करता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि RBI के काम क्या है, क्या क्या कर रही है RBI। क्लियर? ये पॉइंट तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रही होगी। RBI के काम हमने समझ लिए, हमने ये देखा कि साहब जो RBI है वो करती क्या है, RBI का इस्टेब्लिशमेंट क्या है, ये बेसिक फैक्ट्स हमने RBI के बारे में समझ लिए, ठीक है ना। RBI गवर्निंग बॉडी, और ये सारी चीजें हमने इसको समझ लिया है। नोट कर लो आप, बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाइएगा। इकोनॉमी के ऐसे वीडियो मैं आपको बना दूंगा कि आपको समझ में चीजें आएंगी और मजा भी आएगा, और कभी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। तो चीजों को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करिए। अब RBI करेगा क्या, पढ़ेंगे क्या RBI के बारे में, तो नेक्स्ट जरा समझिए RBI के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका RBI के बारे में पढ़ने के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने देखा था RBI मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मुद्रा नीति यानी कि मौद्रिक नीति जारी करता है। क्या जारी करता है? मौद्रिक नीति। तो अगर आपसे पूछेगा मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा RBI के द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है। अब मौद्रिक नीति से जारी करेगा क्या, ये करता है क्रेडिट यानी कि साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। क्या करता है साहब? क्रेडिट कंट्रोल। अरे यार ये क्या है? क्रेडिट कंट्रोल यानी कि मार्केट में जो मनी सप्लाई चल रही है, जो पैसा चल रहा है। अब देखना, अब यही तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ये आपको एक बार में दिमाग बैठ जाएगी, मेरी गारंटी। हो सकता है अभी तक समझ में ना आया हो, लेकिन आने वाले टर्म में जितनी मैं बात करूंगा आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ये गारंटी है मेरी, और आपके दिमाग में परमानेंट सेटल हो जाएगी और आपको इकोनॉमी समझ में आने लगेगी। ये गारंटी मैं लेता हूं इस चीज की, बस आप वीडियो देखिएगा लास्ट तक में, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। सॉरी। तो साख नियंत्रण की बात करें हम यहाँ पे, साख नियंत्रण का मतलब क्या है? मनी जो रेगुलेशन, साख मतलब क्या होता है? वैल्यू, क्रेडिट। कहते हैं ना कि साहब आपकी मार्केट में क्रेडिट खराब हो गई, इसका मतलब क्या है? क्रेडिट खराब हो जाएगी, और अगर आप किसी के पास उधार लेने जाते हो तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला साहब। यानी कि क्रेडिट का सीधा संबंध किससे? वैल्यू से है। किस प्रकार की वैल्यू से? मनी वैल्यू से। इसी प्रकार जो RBI है, जब इकोनॉमी में कोई चेंजमेंट होता है या मनी सप्लाई में, जैसे कोरोना पीरियड था, कोरोना पीरियड में लोगों के रोजगार जा चुके थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, बैंक्स क्या कर रही है? लोन दे रही हैं। अब लोन दे रही है तो सब उसमें उन्होंने ब्याज दर को घटा दिया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट को कम करेगा तो बैंक अपने मन से नहीं कर सकती हैं, सब RBI को पॉलिसी लानी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा, और वो जो RBI चेंज करता है, रेगुलेट करता है, वो यूज करता है, और उसी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है, मौद्रिक नीति कहा जाता है, मौद्रिक नीति। और ये कंट्रोल किसको करती है? मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का काम करती है, तो इसी के माध्यम से करेगी। अब जब ये करेगी तो क्या यूज करेगी? ऐसे थोड़ा ना कि भाई RBI गवर्नर आए और कहा कि आज से ऐसे हो गया, कुछ तो तरीके होंगे ना, और उन्हीं तरीकों के माध्यम से वो क्या करती है? आपका मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके मार्केट की मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अब वो कौन कौन से उसके हथियार हैं, वीपन है, जरा उनको समझ लेते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ही ये आते हैं सब, जो आप पढ़ते आ रहे थे अभी तक। तो जरा समझिएगा, ये जो आपके मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, क्या क्या आती है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी RBI क्या करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करते हुए क्या करती है? एनालिसिस कराती है, और उसके बाद ये पूरे देश की इकोनॉमी कंट्रोल करती है, जिसमें से आपका CRR क्या है? याद रखिएगा, CRR अक्सर नाम सुनते हैं ना, कैश रिजर्व रेशियो, नाम सुना होगा आपने। CRR क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का एक क्वांटिटेटिव उसके पास वीपन हथियार है। आपने नाम सुना होगा SLR, इसके बारे में बात करेंगे पूरा। आपने RR तो सुना ही होगा, रेपो दर जिसे कहा जाता है। क्या है? रेपो रेट है। क्या है? रेपो रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं रेपो दर। क्या बोलते हैं? रेपो दर बोला जाता है। तो भैया रेपो दर के बारे में भी देख लेंगे क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो दर। इसको भी यूज करेगा जब सरकार रेपो दर में चेंज करती है, इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज कर रही हो। और इसके बाद करती क्या? बहुत आसान समझ में आएंगे। जैसे हमने कहा मार्केट में महंगाई चल रही है खूब, सरकार क्या करेगी? कुछ तो करेगी ना, और उसके लिए सब उसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करना होगा। थोड़ा थोड़ा समझते चलिएगा। रिवर्स रेपो दर है। क्या है? रिवर्स रेपो रेट है। इसमें क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पूरा एक एक चीज बताऊंगा मैं। MSF के मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं इसको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बैंक दर क्या है, बैंक रेट, इसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट, क्लियर कट लिखा हुआ बैंक दर, बैंक दर यानी कि बैंक रेट हो गई। इसमें भी क्या बैंक दर क्या होती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ओएमओ क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, फुल फॉर्म ही पूछ लिख लीजिएगा, पता लगा आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया गया, मार्केट ऑपरेशन, और आपको कंफ्यूज करा देगा, अगर आपने नहीं सुना हुआ तो आप याद नहीं रख पाएंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ, रिवर्स रेपो दर का ट्रिपल आर का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो याद रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन सबको मैं फिर से बताऊंगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। अब जरा समझिए, मैं इन सब के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आरबीआई इन्हीं का जब भी उसे मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करना होता है वो किस पे चेंज करेगा, इनमें चेंज करता है और देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का पूरा काम करता है साहब। वो क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। अगर मार्केट में बहुत सारा पैसा है तो क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाता हूं सबको समझूंगा। महंगाई चल रही है, अब जब मार्केट में साहब कुछ लोगों के पास बहुत पैसा आ गया और मार्केट जब पैसा आ जाएगा तो चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जब आपके पास पैसा होता तो आप क्या करते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हो, जब पैसा खत्म हो जाता तो दाल रोटी। तो ये सारी चीजें बिल्कुल एकदम रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं साहब। तो बहुत मजा आने वाला है आपको इस इकोनॉमी के आरबीआई के बारे में पढ़ने में, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपको दिखाता हूं, मैं अलग अलग बिल्कुल एक एक चीजें, जैसे मैं आपको पहले बैंक दर के बारे में बताऊंगा, बैंक दर होती क्या है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको रेपो रेट के बारे में बताने वाला हूं कि रेपो रेट क्या होती है और कैसे इस पे काम करते हैं। इसके बाद मैं आपको रिवर्स रेपो रेट ही बताऊंगा कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है और कैसे काम करती है और आरबीआई कैसे इसको चेंज करने का काम करती है। फिर मैं आपको बताऊंगा नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, सीआरआर क्या होता है और सीआरआर का यूज करके कैसे बैंक अपना पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का काम करता है, महंगाई को कम करने का काम करता है। जब मार्केट में पैसा मनी सप्लाई ज्यादा होगी, लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो कैसे सीआरआर का यूज करके वो मनी को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। एसएलआर क्या होता है इसको भी देखेंगे हम, एसएलआर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। इसके बाद एमएसएफ देखेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में भी हम समझेंगे और आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करते हुए कैसे एमएसएफ के द्वारा चीजों को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। और ओएमओ क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये सरकार के द्वारा कोई देखे, जैसे आपने देखा होगा ट्रेजरी बिल वगैरह जारी किए जाते हैं तो सरकार के द्वारा कैसे इशू किया जाता है और आरबीआई कैसे इसका प्रयोग करती है साहब कंट्रोल करने के लिए देश की इकोनॉमी में। अगर लिक्विडिटी कम है या ज्यादा है तो क्या करेगी, ओएमओ के माध्यम से, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लेकिन ये इस वीडियो में हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इस वीडियो में यहीं तक आरबीआई का रखूंगा। हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा है, क्या क्या पढ़ लिया हमने आरबीआई के बारे में, अगर आप गौर से देखें तो हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा हुआ है पूरा। देखिए पूरा हमने आरबीआई का ये देखा पहले एस्टैब्लिशमेंट, उसके बाद हमने ये आरबीआई का देखा एंड देन हमने आरबीआई का कार्य के बारे में देखा, फिर कैसे मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है और इसके बाद हमने यहाँ पर इनके बारे में फुल फॉर्म वगैरह देख लिया कि ये हमारे बेसिक टर्म्स हैं जिनके माध्यम से कंट्रोल करेगा। एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो बस आप इकोनॉमी की टेंशन छोड़ दीजिए, ये दावा है मेरा, आपको इकोनॉमी समझा कर ही छोड़ूंगा, लेकिन अगर वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगी। और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी के साथ में। और करंट अफेयर को इस बार मैं 200 क्वेश्चन एक साथ पूरे मंथ का लेके आने वाला हूं, जुलाई मंथ का, यानी कि 200 क्वेश्चन। मैं आपको पहले बता देता हूं, 200 क्वेश्चन जरा समझ लीजिएगा। 200 क्वेश्चन आपके, 200 क्वेश्चंस होंगे आपके अप्रोक्सीमेटली, लगभग जो पूरे आपके एक महीने के होंगे। जुलाई के लास्ट, जुलाई के मंथ के, जुलाई और जून के मंथ के जो आपके होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार करंट अफेयर के बारे में जुलाई और जून के 200 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ, जो सभी महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। तो यह मान के चलिए कि आपका 2 महीने करंट अफेयर क्वेश्चन से पूरा निपट जाएगा। तो रेडी रहिएगा, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा पहले से ही, आपकी मिलने वाली है टाइमिंग क्या होगी। और आपको ज्योग्राफी का वीडियो, हिस्ट्री का वीडियो भी आपका अपलोड होते रहते हैं, बस चैनल बने रहिए। करंट अफेयर की भी चर्चा करेंगे, तो किसी प्रकार का फिक्र नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।